उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आजकल बहुत से विषयों पे चर्चा चल रही है थोड़ी ज़्यादा। उनमें से एक विषय ये भी है कि अपने सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत साहब अपने मोदी जी से बहुत नाराज़ हैं और नटशेल में उन्होंने उनको बहुत सी शिक्षाएं दी हैं। उसमें से सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि उनको अहंकारी नहीं होना चाहिए था, जो वो हो गया। और भी तमाम शिक्षाएं दी हैं, उनका भाषण सुनिए, उसमें है। लेकिन मुख्य बात उन्होंने यही कही है कि उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए मोदी जी को, और अहंकारी नहीं होना चाहिए। एक ये है। उसी से तमाम तरीके के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब वो संघ जो है चाहता है कि मोदी जी से उसको मुक्ति मिले। ऐसा हो रहा है। अब असल में होता क्या है कि उस स्तर पे जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बहुत से कारण होते हैं, जो कारण धीरे-धीरे करके सामने आते हैं और बहुत से कारण नहीं भी सामने आते हैं। बहरहाल आज हम लोग इस स्तर पे अपने-अपने कयास लगाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल एक मोटी-सी बात तो समझ में आ रही है कि अपने सरसंघ चालक जो है, वो अपने मोदी जी से नाराज़ हैं और उनको उन्होंने कुछ सुधार अपने अंदर लाने की अ, तो नसीहत दी है। लेकिन बहरहाल लोगों का ये मानना है कि अब सरसंघ चालक चाहते हैं कि मोदी जी से छुटकारा मिले और कुछ नई व्यवस्थाएँ की जाएँ। जिसमें से एक व्यवस्था ये भी है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, वो संघ की तरीके से, पहले के तरीके से संघ का ही होगा। बहरहाल बात यहीं पे रोक दी जाए और थोड़ी पुरानी बातें की जाए, तो इस ये क्यों हो रहा है, इसको समझने में थोड़ा-सा मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी। आप लोगों को मैं शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने से करूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री बने, तो उस समय वो उन अर्थनीतियों को लेकर के चले, जो अर्थनीतियाँ नरसिंह राव साहब के ज़माने में लागू हुई थी। और उसके पीछे भी दरअसल ये था कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब ब ब आमूल-चूल परिवर्तन आया था और उस आमूल-चूल परिवर्तन के तहत 2 ही व्यवस्था थी कि या तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया से काट के रखें या आप पूरी दुनिया में उसको समाहित कर दें। तो नरसिंह राव साहब ने, जो अटल बिहारी वाजपेयी के पहले प्रधानमंत्री थे, दूसरा रास्ता चुना और उन्होंने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया। जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में बहुत से चेंजेस आए और उससे उन सारे चेंजेस से निपटने के लिए जो मशहूर अपने क्या नाम है मनमोहन सिंह साहब जो थे, जो अभी मतलब अर्थनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं, न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में, उनको नरसिंह राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर बना करके ले आए और बहुत ही क्या नाम है सफलतापूर्वक नरसिंह राव के कार्यकाल में अपने मनमोहन सिंह साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर काम किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो पहले इस कदर बिगड़ चुकी थी कि सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, उन्होंने पटरी पर ला दिया। इस जंक्शन के बाद राजनीति में फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकी जो चीज़ें अमूमन अमूमन होता क्या है कि जब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की हर नीति की आलोचना करता है, पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है। तो प्रधानमंत्री नरसिंह राव साहब की अर्थनीतियाँ जो थी, उनकी उनकी उनका विरोध और माहौल भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद में उड़ाया करते थे। सुषमा स्वराज बड़ी प्रखर वक्ता थी, आप लोगों को याद होगा। ये सब होता था। लेकिन जब बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उन्हीं अर्थ नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया जो नरसिंह राव साहब ने लागू की थी। और उसकी एक मोटी-सी वजह ये थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वैसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और भारत चूँकि वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने आप को बाँध चुका था, इसलिए जो भी कोई अर्थव्यवस्था में दूसरी अर्थव्यवस्था लागू करने का कोई चारा ही नहीं था, जैसे मैंने कहा। बहरहाल, और एज़ यूजुअल जो तब का विपक्ष था, जिसमें कांग्रेस आ चुकी थी और कम्युनिस्ट पार्टियाँ थी, उन सब ने अटल बिहारी वाजपेयी की जम के आलोचना करनी शुरू की। और उनकी आलोचना भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भी जो संगठन थे, जैसे स्वदेशी जागरण मंच था, भारतीय मजदूर संघ था, इन सब लोगों ने भी शुरू की। अंत में एक जंक्शन पर अटल बिहारी वाजपेयी इतना खिसिया गए कि उन्होंने भरी संसद में कहा कि आप लोग आलोचना तो हमारी कर रहे हैं, ये बताइए कि हम अगर ये न करें तो हम करें क्या? ये एक तरीके से उनकी वो मजबूरी थी कि वो तो वही शीर्ष पर बैठे थे, उनको पता था कि अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सम्मेलन हो गया, उसके बाद ऐसा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। इसलिए ये चीज़ उन्होंने निकाली। बहरहाल चीज़ें अपने हिसाब से बनती गईं। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी हुई, जो जिस गड़बड़ी ने बाद के रास्ते को प्रशस्त किया। और वहाँ यहाँ ये मैं कहना पसंद चाहूँगा कि अगर आप भारतीय इतिहास को थोड़ा शुरू से देखें, और देखने वाले देखते भी हैं, मुझे भी उसी वजह से पता चला है, थोड़ा बहुत इतिहास का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, इसको लेकर के, और ज़ाहिर-सी बात है उस तब के वैश्विक संदर्भों में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अर्थव्यवस्था को जो खाका खींचा था, वो तब तत्कालीन वैश्विक संदर्भ में था और वो इसीलिए वो सफल भी रहा।
उसमें कुछ नेहरू जी ने अपनी चीज़ें भी डाली, समाजवादी जो सोच था वो सब किया उन्होंने। और उसी चीज़ को लेकर के इंदिरा गांधी भी आगे बढ़ी। लेकिन उस ज़माने में जो जनसंघ था, जो अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, वो नेहरू जी की और इंदिरा गांधी की आलोचना तो करता था, लेकिन वो आलोचना उनके व्यक्तित्व की होती थी, उनकी नीतियों की बहुत कम होती थी। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो अर्थनीति है, अर्थनीति को लेकर के तब के जनसंघ के पास तो कोई अपनी सोच थी ही नहीं। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं मतलब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो तत्कालीन भारतीय क्या नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उसके पास भी तत्कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो इसको लेकर के कोई स्पष्ट सोच या नज़रिया या ब्लूप्रिंट नहीं था। वो और अब अभी भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ। बहरहाल, इसीलिए उस ज़माने में जो आलोचना होती थी, वो नेहरू जी के व्यक्तित्व की होती थी, इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व की होती थी। और जो मुद्दे लेकर के तब के जनसंघ के लोग आगे बढ़ते थे, वो गोरक्षा और इस तरीके के ही मुद्दे होते थे। अर्थव्यवस्था से उसका कोई लेना-देना नहीं होता था। संसद में भी जो बहस होती थी, उसमें अर्थव्यवस्था की चीज़ें बहुत कम आती थी। वो इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों या जैसे बाद में संजय गांधी का उठाना, इन सब चीज़ों को लेकर के ज़्यादा चर्चा होती थी। बहरहाल, अब वापस उस पे आते हैं। तो जब मैंने बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कार्यभार सँभाला, तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा ही हुआ होगा। और जो उस समय जो साहित्य उपलब्ध था, उसमें से भी यही चीज़ें निकल के आती हैं कि चूँकि मनमोहन सिंह साहब एक कुशल इकोनॉमिस्ट थे, उनको चीज़ों की समझ थी, इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को जब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संचालन शुरू हुआ, तो उस अर्थव्यवस्था का जो बहुत ही कुशल प्रबंधन एज़ फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया, क्योंकि वो जैसा मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के जानकार थे। और लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब से यही यही दिक्कत हो गई कि उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर बनकर के आए, तो चूँकि अर्थव्यवस्था को लेकर के ना उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक स्पष्ट सोच था, ख़ास तौर से बदले वैश्विक संदर्भों में, और नहीं उनके जो मित्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, उसके पास कोई सोच था। इसीलिए उस समय विरोधाभासी नीतियाँ होती थी। भारतीय मज़दूर संघ और क्या नाम है स्वदेशी जागरण मंच, जो मूलतः संघ के ही संगठन थे, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उखाड़ के फेंक दिया, कैसे अपने अर्थक बातें कर रहे हैं, ऐसा हुआ। बहरहाल, परिस्थितियाँ फिर बदली। और चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक नई अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं सँभाल पाए, इसलिए एक टर्म के बाद ही उनकी सरकार चली गई। और फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार आई, जिसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने बहुत ही कायदे से इस चीज़ को सँभाला। नतीजा ये हुआ कि पूरे 10 साल इन दोनों की सरकार बनी रही। और अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद इस सरकार से लड़ने के लिए उस समय के सब अटल बिहारी के बाद, वाजपेयी के बाद जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, वो सामने आए। लेकिन उनके साथ भी वही दिक्कत आई कि दौरे और रथ यात्राएं तो बहुत निकाली उन्होंने, लेकिन मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था का तोड़ क्या होगा, ये वो नहीं बता पाए। नतीजे में 10 साल तक वही अर्थव्यवस्था चलती रही। अब इधर इस जंक्शन पर एक और चीज़ें सामने आई कि मनमोहन सिंह साहब की जो अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था के जो माइनस और प्लस पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे 10 साल में सामने आ गए। और फिर जब 10 साल के बाद चुनाव सामने आया, तो अपने नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री पद की पे आने के लिए उन्होंने अपनी 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 वो ज़ाहिर की इच्छा, तो उसके बाद उन्होंने, चूँकि 10 साल का वक़्फ़ा उनके पास था और मनमोहन सिंह की अर्थनीतियों की तमाम कमियाँ भी उनके सामने आ चुकी थी, इसलिए उन्हीं कमियों पर उन्होंने ज़ोर डाला। और उस ज़ोर डालने से जनता ने उनको कन्विंस भी किया। और साथ ही साथ, जैसा उनकी एक स्पष्ट नीति थी नरेंद्र मोदी की, कि प्रधानमंत्री बनने की लालच में और सत्ता में आने की लालच में वो खूब तमाम झूठ भी बोले। उस झूठ बोलने के पीछे जो कारण था, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज बात चली इसलिए फिर बता रहा हूँ कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मोदी साहब आए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो एक तरीके से वो अडानी अंबानी जैसे जो क्या नाम है इंडस्ट्रीज थे हिंदुस्तान के, जो एक तरीके से जिसको कहना चाहिए कि ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कुछ बना नहीं रहे थे, केवल एक तरीके से इधर का माल उधर कर रहे थे, और उनके वो एक तरीके से प्रतिनिधि बन के सामने आए। और जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट, मतलब इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है, आप लोग समझ रहे होंगे। मतलब एक ऐसा इंडस्ट्रीज जो बनाता ज्यादातर कुछ नहीं है, केवल इधर का माल उधर करता है, जैसा हो भी रहा है। अब जैसे यहाँ तमाम मोबाइल बन रहे हैं, वो जाहिर सी बात है केवल चीन के ही मोबाइल है, उनको यहाँ पर असेंबल किया जा रहा है, तमाम बातें। और जो भारत का जो निर्माण उद्योग है, आप खुद भी देखिए कि निर्माण उद्योग लगातार कम होता जा रहा है। हम अभी भी बहुत बड़ी मतलब मात्रा में अपना सामान लाने के लिए चीन के ऊपर बाध्य हैं। इसी वजह से हम शायद चीन को कुछ, तो चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तब भी हम कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा दबाव चीन का है। हम बहुत बड़ी संख्या में सामान चीन से ही मंगाते हैं। ये भी एक व्यवस्था रही। इन परिस्थितियों में मोदी जी आए और वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए,
और मनमोहन सिंह की नीतियों की कमियों को उजागर करके, और साथ ही साथ वो अडानी और अंबानी के रिप्रेजेंटेटिव बन करके सामने आए। वो किन किन वजहों से रिप्रेजेंटेटिव बने, ये बात अब सबको मालूम है, इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो 10 साल की इकोनॉमी लेकर के अपने क्या नाम है, नरेंद्र मोदी साहब चले, उस इकोनॉमी का नतीजा ये हुआ कि जो पहले से गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ी। वो पूरी हिंदुस्तान का जो पूरा करीब 80% क्या नाम दौलत है, वो 20% लोगों के हाथ में आ गई, और 20% लोगों के पास हालत ये रही कि जो 80% दौलत के मालिक बन गया, और बाकी 80% लोगों के पास 20% आई, जो वही कहने कहानी की लैंग्वेज में कहा जाए तो 5 किलो अनाज के आधारित हो गया कुल मिला मामला। ये हुआ। इस पूरी अर्थव्यवस्था में एक काम और हुआ कि चूंकि सत्ता हर चीज को फायदा पहुंचाती है, तो सत्ता को का जो भोग हुआ, वो सत्ता का भोग संघ को भी बहुत जम करके मिला। संघ की भी स्थितियां बहुत बदल गई, सारी चीजें हो गई। और यहाँ पर इस जंक्चर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो शायद चूंकि अर्थव्यवस्था का ज्ञान, मैं शायद शब्द इसीलिए लगा रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का ज्ञान अभी भी क्या नाम है बदले संदर्भों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं है। इसलिए उस सत्ता से जब लाभ होने शुरू हुए तो संघ भी मेरा ख्याल है 10 साल खामोश रहा। लेकिन जब उस सत्ता की हानियां सामने आई और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत की सरकार में आ गई, और इतने बुद्धिमान तो संघ के लोग हैं ही। सही बात है कि जब बदली परिस्थितियों में उन्होंने ये देखा कि मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां वो लेकर के चले, उस आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप सत्ता जो है उनके हाथ से जाती दिख रही है, और तो जाहिर सी बात है इतना तो संघ वाले भी समझ ही गए कि अब जब सत्ता जाएगी तो उसके रिpercussion भाजपा पर तो होंगे ही, संघ के ऊपर भी होंगे। इतना तो कोई भी समझ सकता है, और जो इतना बड़ा जो लोग इतना बड़ा संगठन चला रहे हो इतनी छोटी सी बात ना समझे, ये मतलब बात मानने की नहीं है। अब उसके बाद जहां तक इस जंक्चर पर मुझे लगता है कि संघ सक्रिय हुआ। दोनों ही बातें हैं। या तो संघ, एक पहली चीज जो मेजर बात जो एकदम ठीक ठाक रूप से सामने समझ में आ रही है कि संघ को यह एहसास हो गया कि अब सत्ता जा रही है, और सत्ता जाने के बाद उसके जो रिpercussions होंगे उसमें भाजपा तो झेलेगी, साथ ही साथ संघ भी झेलेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने 10 साल में जैसा शासन चलाया है, अहंकार और क्या नाम है लोगों को परेशान करने वाला, वो जाहिर सी बात है पितृ संगठन है, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का लाभ उसको बहुत मिला है। तो जब बदले की कार्रवाई शुरू होगी तो संघ भी भोगेगा, इस बात को संघ वाले खूब समझ रहे हैं। और इसीलिए एक तरीके से, और दूसरी चीज जो मैंने कही, जो दिखाई दे रहा है कि शायद संघ के लोगों को 10 सालों में ये समझ में ही नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो सरकार जिस अर्थनीति को लेकर के चली है उसके क्या रिpercussions होंगे। या तो समझ में नहीं आया, या ये भी कह सकते हैं कि चूंकि उसका मजा उनको मिल रहा था तो इसलिए उन्होंने समझ के भी नहीं समझा। जो भी बात हुई है, मैं नहीं कह सकता कि सच बात क्या थी। लेकिन दो बातें स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है कि अर्थव्यवस्था पर अपना बहुत अधिकार न होने के चलते संघ को काफी हद तक ये भी हो सकता है कि समझ ही में ना आया हो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी था कि चूंकि माल मिल रहा था तो इसलिए उन्होंने समझना भी मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जब उसके रिpercussion सामने आए तो जाहिर सी बात है कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा। जैसे कि उसके जस्ट पहले ही हो चुका है कि मनमोहन सिंह की नीतियों से हिंदुस्तान को लाभ तो हुआ, लेकिन पार्टी कहीं ना कहीं एक उसको भी नुकसान हुआ। उसके चलते ही तो नरेंद्र मोदी के सामने आए। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ने जो कारनामा किया, अब उसका उसका जो नुकसान होगा वो नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी को होगा और संघ को होगा। इसलिए संघ ने एक तरीके से पेशबंदी शुरू कर दी है कि मोदी जी को हटाना। एक तरीके से वो ये हाथ झाड़ रहे हैं कि भैया मोदी जो ने किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फिलहाल फिलहाल जो संघ मोदी के ऊपर बरस रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अपनी अज्ञान में, जब संघ या अपने ज्ञान या लालच जो भी कह लीजिए, जब संघ ने कुछ नहीं किया 10 साल तक मोदी जी की नीतियों को लेकर के, या कोई कोई मतलब उनकी वो नहीं आई, तो उसका अब जब जाहिर सी बात है उसके रिpercussions उनको झेलने होंगे। तो इतना समझदार तो संघ के लोग हैं ही कि वो इतना समझ गए कि इसके रिpercussions हमें भी झेलने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के कहानी ये लग रही है। अब देखिए इस कहानी में कहाँ तक चीज़ें जाती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ थी और उस पे जो संघ नहीं भूला, चाहे लालचवश चाहे ज्ञानवश, उसने कांग्रेस के फिर से सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा, जैसा अब राहुल गांधी कहते भी हैं डंके की चोट पर, इन्होंने अमीरों को दिया है मैं गरीबों को दूंगा, तो वो चीज़ अब सामने आती दिख रही है। और उस प्रक्रिया में इतना इतना कन्फर्म है कि अगर मोदी को ओन किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जैसे अभी तक वो ओन कर रहे थे, तो उसके रिpercussions उनको ज़्यादा भोगने पड़ेंगे। इसलिए प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से जो बदले की कार्रवाई होगी, तो उससे अपने आप को कम से कम हम प्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे पड़े। इसलिए संघ ने धीरे धीरे मोदी को ये दिखाना शुरू कर दिया कि मोदी से हमसे कोई लेना देना नहीं है।
और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है संघ के लंबे अस्तित्व के लिए। जो उसको खतरे में पड़ता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिख रहा है, तो उसका अपना ही अस्तित्व खतरे में जा रहा है। ये कुल मिला के कहानी ये है। नरेंद्र मोदी और क्या नाम है भागवत के बीच जो इस समय झगड़ा चल रहा है, उसकी कहानी का मूल आधार ये है। और दूसरी बात जो स्पष्ट सामने आ रहा है कि 2 बार ऐसा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी हो चुका है और नरेंद्र मोदी के ज़माने में ऐसा जो हो चुका है कि बदले वैश्विक संदर्भों में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी हो, इसकी जानकारी कम से कम संघ को नहीं है, इतना कन्फर्म है। अब अगर वो अपने अंदर ये सुधार करेंगे तो हो सकता है तीसरी मर्तबा उनको जब चांस मिले तो उनके फ़ायदे में होगा, नहीं तो जो हो रहा है तो दिखाई दे रहा है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, और शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।